हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 9 सितंबर पे पहुंच गए और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी से बनाए गए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, फिर करंट अफेयर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहले से हमारे साथ जुड़े उनको तो मार्किंग स्कीम के बारे में पता ही है। अदरवाइज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पे रहें। और जब 10 में से 6 करते हैं आप क्वेश्चनों को करेक्ट, तो वहाँ पे एग्ज़ाम को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, 6 में से कम होते हैं, मतलब अगर 5 आते हैं, 4 आते हैं, इस तरीके से स्कोर आता है, तो एक बार वीडियो को फिर से हाफ एन आवर के बाद रिवाइज कर लीजिएगा ताकि वापस से आपकी एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, कि 6 से ऊपर मार्क्स लाने की, तो इसको मत छोड़िएगा। ओके, तो ये वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 24 आवर्स के बाद तो हर एक को, चाहे किसी ने अभी रिवाइज़ किया है, किसी के 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, किसी के नहीं आए हैं, हर एक को इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करना ही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल ऑफ डीआरडीओ। तो अगर सभी कोई अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इस न्यूज़ के बारे में तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का यूज़ किया है। तो अब ये किस लिए किया है ये हम आगे भी जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हैं, इसके बारे में आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, द व्हीकल यूजेस द एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी, कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है इसके अंदर एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। सेकेंड है, इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री दैट हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज टू फील्ड फास्ट मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल, कि इंडिया ऐसा फर्स्ट एशियन कंट्री है जो डेवलप कर चुका है इस टेक्नोलॉजी को फील्ड फास्ट मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, धीरे धीरे राइट आंसर क्या। वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले तो क्या इस व्हीकल के जो हमारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है, जिसको जो डीआरडीओ का है, इसके अंदर एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। आगे स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने बनाया, उसके बारे में भी समझेंगे आखिर ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, फिर सेकंड, क्या इसके अंदर इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो जिसमें फास्ट मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए उनकी फील्ड में की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके आगे भी आप सोच भी सकते हैं कि इंडिया वैसे भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है इसका नाम, तो इसके पहले जो यूएस है, ठीक है, रशिया है, तो ये जो कंट्रीज़ है इन्होंने इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ पहले भी कर चुका। ठीक है, तो ए तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो राइट आंसर आपका ए हो गया। कुछ और भी चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जो व्हीलर आइलैंड जो ओडिशा कोस्ट में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना किसने किया, डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो यूएस है, रशिया है और चाइना, इसने ऑलरेडी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं जो फास्ट मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए काम की जाती हैं और जो फ्लाई एट लोअर एल्टीट्यूड और एक्सट्रीमली हार्ड टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा काम की होती हैं। इसके अंदर जो ये एस्टिमेटेड किया गया है कि ये अराउंड 4 years फॉर इंडिया टू डेवलप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पावर्ड बाय एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन, कि ये एस्टिमेटेड किया गया है कि अराउंड 4 साल इंडिया के लिए डेवलप किया गया था हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में। ठीक है, जिसको एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन के द्वारा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और है कि जो डुअल यूज़ है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का, हैज़ नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस टू। ठीक है, इसके लिए नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो डीआरडीओ है डिफेंस के क्षेत्र में वर्क करता है, बट ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है इसका यूज़ नॉन मिलिट्री क्षेत्र के लिए भी किया जाएगा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ एक इन्फोग्राफिक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर 2 क्वेश्चन है, बताना कौन सा स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट है, इट ऑपरेट बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर कंप्रेस्ड बाय द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ। ठीक है, कि ये ऑपरेट करता है कंबशन ऑफ फ्यूल इन अ स्ट्रीम
ऑफ एयर जिसके अंदर कंप्रेस किया जाता है, जिसके द्वारा जो फॉरवर्ड स्पीड आगे की होती है एयरक्राफ्ट की खुद ही इसके द्वारा अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंड है द एयर फ्लो थ्रू द इंजन रिमेन सुपरसोनिक और ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, कि जो एयर फ्लो होता है थ्रू द इंजन रिमेन सुपरसोनिक, ठीक है, वो सुपरसोनिक होता है इंजन के द्वारा और जिसकी स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड होती है इससे भी ज़्यादा होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है वन ओनली, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड टू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। कि सबसे पहले इसको ऑपरेट किया जाता है कंबशन ऑफ फ्यूल के द्वारा, जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम ऑफ एयर, ठीक है, जिसको कंप्रेस किया जाता है और बाय द फॉरवर्ड स्पीड, ठीक है, फॉरवर्ड स्पीड आगे स्पीड बढ़ाने के लिए ऑफ द एयरक्राफ्ट की खुद, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो कंप्रेस कर देता है जो फ्यूल को और ज़्यादा, इससे क्या होता है फॉरवर्ड स्पीड एयरक्राफ्ट की अपने आप आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। एक सेकेंड, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड, क्या जो एयर फ्लो होता है थ्रू द इंजन, ठीक है, द एयर फ्लो थ्रू द इंजन रिमेन सुपरसोनिक, जो एयर फ्लो होता है इंजन से जो निकलता है वो सुपरसोनिक होता है, मतलब ये काफ़ी हार्ड स्पीड, काफ़ी सुपर फास्ट स्पीड में निकलता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो सुपरसोनिक इंजन होता है जिसका एयर फ्लो होता है ये स्पीड ऑफ साउंड से भी काफ़ी तेज होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर, याद रखना इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रख लीजिएगा। अदरवाइज इसके सिवा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा यही पूछा जाएगा कि स्क्रैम्बलेट इंजन क्या होता है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से इसमें फ्यूल वर्क करता है, किस तरीके से सुपरसोनिक, और क्या ये स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा इसका एयर फ्लो होता है, तो ये एयर फ्लो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। तो ये तीन स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर डिस्कस करेंगे आखिर न्यूज़ में क्यों था। फर्स्ट है नूर सुल्तान, क्या ये कजाकिस्तान से रिलेट करता है। सेकंड है ताशकंद, क्या उज्बेकिस्तान से रिलेट करता है। एंड थर्ड है दुशांबे, क्या ये किर्गिस्तान से लोकेट करता है। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन राइट आंसर कौन सा है। सबसे पहले मैप में चल के देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, अब ये जो कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान हमने सबसे ऊपर ही पूछा था आपको, ठीक है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये देखिए कजाकिस्तान क्या है, नूर सुल्तान, तो क्या है नूर सुल्तान कजाकिस्तान से रिलेट करता है। देखिए तो क्या है, जो 1998 से 2019 तक, ठीक है, तो जो नूर सुल्तान था इसको जाना जाता था बिटवीन 1998 एंड 2019 एज अस्थाना के नाम से, जो कैपिटल थी कजाकिस्तान की। और मार्च 2019 में, ठीक है, याद रखिएगा, मार्च 2019 में इट वॉज रीनेम्ड, इसको वापस से रीनेम किया गया और नूर सुल्तान, ठीक है, इट वॉज रीनेम्ड नूर सुल्तान इन ऑनर ऑफ द डिपार्टिंग कजा प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नज़ारवी, ठीक है। तब उनके जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान, उनके नाम पे इसको रीनेम्ड कर दिया गया था, ठीक है। तो इस बार रीनेम कर दिया गया था, तो ये इसीलिए न्यूज़ में था। तो जो कजाकिस्तान जो अस्थाना है इसकी कैपिटल को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। सेकंड जो दिया हुआ है जो ताशकंद है, उज्बेकिस्तान से रिलेट करता है। देख लेते हैं मैप में हम कि ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान हो गया और ये आपका ताशकंद यहीं से रिलेट करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। थर्ड हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। थर्ड जो इसमें दिया है कि क्या जो दुशानबे है ये किर्गिस्तान से रिलेट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, किर्गिस्तान पूछा है। तो ये देखिए, तो ये जो किर्गिस्तान है इसकी जो कैपिटल है आपकी बिश्केक है, दुशानबे नहीं है। जो दुशानबे है ये आपका तजाकिस्तान से रिलेट करता है, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। मैप को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो गया ये आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना न्यूज़ में क्यों था। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया और जो 3 था ये गलत था, ठीक है, किर्गिस्तान इसका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म इम्यूनोजेनेसिटी। तो इम्यूनोजेनेसिटी जो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म इम्यूनोजेनेसिटी। देखिए ये तरीके स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। जो इम्यूनोजेनिटी है, ठीक है,
फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस टू इंड्यूस सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, की एबिलिटी जो होती है जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनकी कि इंड्यूस करना सेलुलर को और जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको और ज़्यादा। सेकेंड है एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए एबिलिटी होना इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। थर्ड है एबिलिटी ऑफ अ वायरस टू बाइंड एंटीजन टू रिसेप्टर्स इन ह्यूमन सेल्स, कि जो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम में डालते हैं उनको बाइंड करना, ठीक है। थर्ड है डी है आपका एबिलिटी ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, की एबिलिटी फॉरेन सब्सटेंसेस की जो सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या। आई होप अपना इसका आंसर सोच लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले जो इसका राइट आंसर है आपका राइट आंसर ए है एबिलिटी ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस टू इंड्यूस सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, कि फॉरेन जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो एबिलिटी होती है, तो एबिलिटी ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस में जो एबिलिटी होती है कि इंड्यूस करना सेलुलर और जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको, तो ये इम्यूनोजेनिसिटी कहलाता है। याद रखिएगा इसके अंदर यही होता है कि जो एंटीजेंस होते हैं जो टू प्रवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और अदर एनिमल्स, उनको क्या करना, उनकी इम्यूनिसिटी को और ज़्यादा अच्छे से बना के रखना। और एबिलिटी यही है कि इंड्यूस करना ह्यूमरल और जो सेल में मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको, ठीक है। एक और वर्ड है, देखिए ये इम्यूनोजेनिसिटी है, ये तो पूछा जा सकता है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। एंटीजेनिसिटी क्या होता है? एंटीजेनिसिटी ये होता है कि इसकी एबिलिटी टू स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करना जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बाय द एंटीबॉडीज़ के जरिए जो जनरेटेड होती हैं, ठीक है, बाय द एंटीबॉडीज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ इम्यून रिस्पॉन्स टू द गिवन सब्सटेंस, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो भी एंटीबॉडीज जनरेट होती है उनमें कैसा इम्यून रिस्पॉन्स है, इसको चेक करना, ये एंटीजेनिसिटी कहलाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ठीक है, जिसको बिराक कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सेकंड नेशनल बायोफार्मा मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द बिराक। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है वन बाय वन। सबसे पहले क्या स्टैचुरी बॉडी है? देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मतलब गलत है, याद रखिएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, बट इट इज़ नॉट अ स्टैचुरी बॉडी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट तो आपकी गलत हो गई। सेकंड कि ये नेशनल बायोफार्मा मिशन है, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बिराक के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। कुछ और चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट इसलिए गलत है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसको बिराक कहते हैं, ये एक नॉट फॉर अ प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, जिसको सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये एक इंटरफेस एजेंसी है ताकि स्ट्रेंथन की जा सके और एम्पावर की जा सके इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइजेस को, और जिसके अंदर वर्क किया जाएगा स्ट्रेटजिक रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, एड्रेसिंग करना है नेशनली रेलेवेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो नीड्स होती है इनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं इस तरीके के जो पॉइंट्स वहाँ पे आप मेंशन करते हो, ठीक है, तो याद करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सैंपल सर्वे ऑन हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया। तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑन हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन है एजुकेशन इन इंडिया, इसके ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है एट ऑल इंडिया लेवल द फीमेल लिटरेसी रेट इज़ हायर कंपेयर टू मेल लिटरेसी, ठीक है, कि अगर पूरे इंडिया लेवल पे देखें तो जो फीमेल लिटरेसी रेट है ये हायर है एज कम्पेयर टू द मेल, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड है अमंग स्टेट्स केरला हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, कि सारे स्टेट में जो केरला है इसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए आई होप आपने इसका सोच लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कुछ समय से चल रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म में ही इसको एलिमिनेट कर लेना चाहिए। हमारी जो कंट्री में है ये मेल जो प्रायोरिटी है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, फीमेल का काफ़ी अच्छा लिटरेसी रेट बढ़ा है अभी रिसेंटली, इसीलिए न्यूज़ में भी था, बट जो लिटरेसी रेट है ये हायर नहीं है एज़ कम्पेयर टू
मेल, ठीक है, फीमेल का, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। सेकंड है जो केरला है कि क्या केरला के अंदर लिटरेसी रेट जो महिलाओं में है उनमें ज़्यादा है या फिर अदर स्टेट से भी ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है, मतलब महिलाओं के अलावा भी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो केरला इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट नंबर, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट नंबर है। तो बी तो तुम्हारा करेक्ट हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। कुछ और चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इन्फोग्राफिक, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे याद रखना है, ये 75th राउंड कंडक्टेड किया है सर्वे का ऑन हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन, ठीक है, ये इसलिए तो ये इसीलिए कंडक्ट कराया, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी जो इसमें रिपोर्ट में ये आंका गया है लिटरेसी रेट को कि जो कंट्री है उसमें अबाउट 77.7%, ठीक है, ये कंट्री की लिटरेसी रेट है, जिसमें जो रूरल एरियाज़ हैं इसमें जो लिटरेसी रेट है 73.5% है, और जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पे 87.7% है। और अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे मेल की लिटरेसी रेट की बात करें तो ये आपका 84.7% और ये देखिए महिलाओं की 70.3% है, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, रॉन्ग थी। और केरला वॉज द टॉप स्टेट, ठीक है, केरला टॉप स्टेट में है। उसके बाद दिल्ली हैज़ द बेस्ट लिटरेसी रेट, फॉलो बाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड असम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में एक इन्फोग्राफिक चार्ट देखते हैं जो एग्जाम में आप लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि लिटरेसी रेट में देखिए केरला सबसे ऊपर है, फिर दिल्ली है, फिर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, असम। बॉटम में कौन है, यूपी है, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 बॉटम के हैं, 5 टॉप के हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ द केवी कामत कमेटी फॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो केवी कामत कमेटी बनाई गई थी, इसका मैंडेट क्या है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल पैरामीटर फॉर रिस्ट्रक्टिंग ऑफ लोन्स, ऑप्शन बी फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट, ऑप्शन सी पोटेंशियल इम्पैक्ट फॉर कोविड-19 पेंडेमिक ऑन एमएसएमई क्रेडिट, एंड ऑप्शन डी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टारगेट। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसके मैंडेट को समझते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, फाइनेंशियल पैरामीटर फॉर रिस्ट्रक्टिंग ऑफ लोन्स, ठीक है, ये फाइनेंशियल पैरामीटर बनाना ताकि रिस्ट्रक्ट किया जा सके लोन्स को, ठीक है, ये लोन्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, रिस्ट्रक्टिंग करना, ठीक है, लोन्स की प्रॉब्लम्स को। तो ये इसलिए केवी कामत कमेटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, बैंकिंग क्वेश्चन के लिए आप इसको अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो आरबीआई इसने फॉर्म की थी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप जो फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंक सीईओ है केवी कामत, इनके अंडर में इसको बनाया गया था। इसमें फाइनेंशियल पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड, इसको कंसिडर किया जाएगा ताकि रिस्ट्रक्टिंग की जा सके लोन्स को जो इम्पैक्टेड होते हैं बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो कोविड-19 पेंडेमिक कारण जो भी लोन्स रिस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए फाइनेंशियल पैरामीटर को केवी कामत कमेटी को बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अंदर जो कमेटी है सेलेक्ट किए 26 सेक्टर को विच विल रिक्वायर रिस्ट्रक्टिंग बेस्ड ऑन इट्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर, ठीक है, फाइनेंशियल पैरामीटर को दूर करने के लिए 26 सेक्टर्स में इसको रखे गए, मतलब कमेटी ने सेलेक्ट किए 26 सेक्टर्स को, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है इसके सेलेक्टेड किए गए हैं इंक्लूड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी टू एडजस्ट टेंजिबल नेटवर्थ, डेट टू एबिडिटा, ठीक है, इसको देखना है आपको ना। करंट रेशो को चेक करना है, डेट सर्विस कवरेज रेशो जिसको DSCR कहते हैं, इसके ऊपर वर्क करना है, एंड एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशो जिसको ADSCR कहते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है अच्छे तरीके से। तो ये केवी कामत कमेटी के कुछ मैंडेट हैं, याद रख लीजिएगा, ये केवी कामत सर हैं, ठीक है, इनके द्वारा कुछ पैनल्स को बताया गया कि आपको ये 5 मेजर रेशोज़ हैं, इनको आपको याद रखना है, और अगर एग्जाम में आता है तो इन चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द कोविड-19 डिसीज स्टैंडर्ड, ठीक है, डिसीज सॉरी। तो ये जो 3 ये टेस्ट के नाम दिए आपको बताना है क्या ये टेस्ट कोविड-19 से रिलेट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 AG डिटेक्शन, सेकंड सैलिवा डायरेक्ट, एंड थर्ड है RT-PCR टेस्ट। तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए ये तीनों के तीनों टेस्ट मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। तो स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एज डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, इसको सैलिवा डायरेक्ट टेस्ट एंड RT-PCR टेस्ट, इसको तो कितने बार मैंने पढ़ा है। ये तीनों के तीनों टेस्ट हैं जो कोविड-19 से रिलेट करते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो प्रीलिम्स में यही पूछा जाएगा कि किस किस प्रकार के टेस्ट हैं जो ड्यूरिंग कोविड-19 किए गए हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 है, सैलिवा डायरेक्ट है, और RT-PCR है। सैलिवा डायरेक्ट में आपकी लार की टेस्ट की जाती है, स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 में जिस तरीके डायरेक्ट टेस्ट किया जाता है उसी तरह किया जाता है, और RT-PCR में इसमें रियल टाइम ग्रोथ चेक की जाती है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल अंडर स्टेट लिस्ट इन 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 7 शेड्यूल जो स्टेट लिस्ट है, हमारे स्टेट लिस्ट की जो मतलब जो स्टेट लिस्ट है इसकी जो 7 शेड्यूल के अंदर आती है, तो इसके अंदर इनमें से कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ, थर्ड रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 ओनली एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले एजुकेशन, ये तो स्टेट लिस्ट में आता ही नहीं है क्योंकि सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। सॉरी, सेंट्रल लिस्ट का नहीं, इट इज़ अ कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये आपका कंकरेंट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स ये सेंट्रल लिस्ट के पास है क्योंकि ये जो जितने भी बड़े बड़े वर्क होते हैं, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड हो गया, ये सारे कस्टमर से ये सेंट्रल लिस्ट से होते हैं। तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स ये आपका सेंट्रल लिस्ट। जो रिलीफ एंड डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल है, ये आपका जो है, ये जो थर्ड है, ये थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये आपका स्टेट लिस्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज आर इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अभी तो लद्दाख जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है जब से जो चाइना की जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ से हमारे साथ चल रही हैं उसके कारण। तो बताना कौन सी लोकेशन वहाँ से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट है चुशुल, सेकंड है स्पेंगर लेक, थर्ड है डेस्पेंग प्लेन्स। सो ऑप्शन हैं आपके 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी मतलब जो चुशल है, स्पेंगर लेक है और डेस्पेंग है, ये तीनों के तीनों जो लद्दाख टेरिटरी वहाँ से बिलोंग करती है। देख लेते इसकी जो लोकेशन में, ये देखिए कुछ और भी चीज़ इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ से सारी बिलोंग करती है। ये आपका स्पेंगर लेक, ठीक है, ये आपका हो गया चुंजुल हो गया, ठीक है, ये हो गया पेंगोंग तेसो लेक, थैकुंग हो गया, हेलमेट हो गया, ब्लैक टॉप हो गया, पीटी 516 पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, मैगर हिल हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ से रिलेट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से पसंद आए होंगे। सारे क्वेश्चन का लेवल भी आपको समझ में आएगा, कितने टफ हैं कितने इजी हैं। तो पूरा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से अपना स्कोर जितना भी आपका आया है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 6 से ऊपर है आपका स्कोर तो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड 6 से नीचे है तो एक बार हाफ एन आवर के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिख दीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 24 आवर्स के बाद में हर कोई जो वीडियो को देख रहा है इसको एक बार फिर से रिवाइज करना ही करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।